ऑल ऑफ यू। आप सभी का एसआर आदर्श स्कूल के यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। और आज अपन जो तीसरा लेसन शुरू कर रहे हैं वो तीसरा लेसन का नाम है भारतीय संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। वो कौन कौन से तत्व हैं जिससे ये आभास होता है कि भारत के अंदर संघीय व्यवस्था है। तो देखिएगा, पहले ये संघीय व्यवस्था होती क्या है। देखिए, संघवाद। संघवाद में क्या होता है कि शक्तियों का वितरण, यानी कि वो शासन प्रणाली जिसमें शक्तियों का वितरण कर दिया गया और शक्तियों का वितरण करने के बाद में शासन प्रणाली को यानी प्रारंभ किया जाता है, वो तो है संघवाद। तो भारत के अंदर क्या है कि संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। संघात्मक शासन प्रणाली, और इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं, जो पहला लेसन पढ़ा था उसमें संसदीय शासन व्यवस्था। तो संसदीय और संघात्मक में अंतर है। ये जो संसदीय शासन व्यवस्था है, ये संसदीय शासन व्यवस्था अपन ने पढ़ा था कि ये ब्रिटेन के संविधान से अपनाई गई है। और इस संसदीय शासन प्रणाली के अंदर क्या था कि अपन ये भी पढ़ा था कि कार्यपालिका शक्तियां दो प्रकार की होती है। एक तो होती है नाम मात्र की और दूसरी होती है वास्तविक। नाम मात्र की होती है वो तो राष्ट्राध्यक्ष के पास में होती है। और ये भी बताया था कि भारत के संदर्भ में जैसे कि राष्ट्रपति। वास्तविक शक्ति होती है जैसे कि मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली और संघात्मक शासन प्रणाली में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो याद रखिएगा, जो संघात्मक शासन प्रणाली है ये भारत के संविधान में कनाडा के संविधान से अपनाई गई है। और फिर नहीं देखिएगा, जो भारत का संविधान का एक आर्टिकल 1 है, अनुच्छेद 1 में क्या गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, यानी कि अनेक राज्य हैं उनको मिलाकर के एक संघ बनाया गया है। भारत राज्यों का संघ है। और यहीं पर देखिएगा यूनियन शब्द का उल्लेख किया गया है, जबकि फेडरेशन का अर्थ भी संघ होता है, जबकि फेडरेशन शब्द को अब नहीं अपनाया गया है। यूनियन शब्द यानी भारत एक राज्यों का संघ है। फिर देखिए, ये जो संघात्मक शासन प्रणाली है तो भी कनाडा से अपनाई गई है। इसमें होता क्या है कि शासन की शक्तियां हैं वो उसका वितरण किया गया है। और वितरण इस प्रकार से किया गया है कि जो सूचियां हैं यानी जो कार्य है उनके विषय है कि संघ सरकार कौन से कार्य करेगी, राज्य सरकार कौन से कार्य करेगी, दोनों मिलकर के कौन से कार्य करेगी। इस प्रकार से जो कार्यों का बंटवारा होता है वही होता है संघात्मक शासन प्रणाली। यहाँ पर जो वितरण किया गया है देखिएगा कि 2-3 सूचियां बनाई गई हैं। एक तो बनाई गई है संघ सूची, दूसरी बनाई गई है राज्य सूची, और तीसरी बनाई गई है वो है आपके समवर्ती सूची। यानी कि राज्य जो संघ सूची है इस पर केंद्र सरकार कार्य करेगी, यानी जो कानून बनाएगी राज्य सूची पर है, जो राज्य सरकार कानून बनाएगी समवर्ती सूची पर। कानून तो दोनों ही बनाएगी। यदि किसी एक विषय पर दोनों कानून बना रहे हैं और दोनों के बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो गया, ऐसी कंडीशन में संघ सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। इनके अलावा होता है अवशिष्ट शक्तियां। अब ये जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो अवशिष्ट उनको बोलते हैं कि ना तो संघ सूची, ना ही राज्य सूची और ना ही समवर्ती सूची, इन तीनों सूचियों के अंदर जिन विषयों का उल्लेख नहीं है वो सारे के सारे हो गए अवशिष्ट विषय। और ये जो अवशिष्ट शक्तियां हैं इस पर जो कानून बनाएगी वो केवल और केवल भारत की संसद बनाएगी। अब देखिएगा, ये जो संघात्मक प्रणाली है, मैंने कहा कि इन शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो ये जो बंटवारा किया गया है कि वर्तमान के अंदर है भारत के अंदर 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इनके बीच में इन शक्तियों का बंटवारा किया गया है। जो इस संघात्मक शासन व्यवस्था, संघीय व्यवस्था के अंदर जो अपना जो आपका पहला पॉइंट रहेगा वो है
शासन शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा की जो भारत का संविधान है उसकी अनुसूची 7 और अनुसूची 7 में इन शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। आर्टिकल है 246। तो देखिएगा कि संविधान की अनुसूची 7 के अंतर्गत अनुच्छेद 246 के माध्यम से इन शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है। स्पष्ट बंटवारा किया गया है। तो देखिएगा ये जो शक्तियां हैं कि संविधान की अनुसूची 7 और 7 के अंदर अनुच्छेद 246 इसके अंदर है। इन शक्तियों को इस प्रकार से बांटा गया है। तो पहली देखिएगा अनुसूची, दूसरी देखिएगा राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। अब यहां देखिएगा संघ सूची है, इसके अंदर क्या है कि 97 विषय जिस पर है कि जो केंद्र सरकार कानून बनाएगी। और फिर है राज्य सूची, यहां पर जो है ये मतलब 61 विषय है जिस पर राज्य सूची कानून बनाएगी। और फिर है समवर्ती सूची, और समवर्ती सूची के तहत है 47 विषय आते हैं। यानी कि ये जो संघ सूची है इसके अंदर है पहले 97 विषय थे, वर्तमान में गणना की दृष्टि से ये 100 है। यहाँ पर पहले देखिएगा 66 थे, सॉरी, और ये है वर्तमान में ये मतलब 61 हो गए। यहाँ पर 47 विषय थे जो वर्तमान में 52 हो गए। यानी कि इन पर ये कानून बनाएगी। अब इनके अलावा देखिएगा कि जो संघ सूची है और राज्य सूची, संघ सूची पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सूची पर राज्य की सरकार कानून बनाएगी। जब भी समवर्ती सूची पर केंद्र प्लस राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, दोनों ही कानून बना सकते हैं। यहां देखिएगा दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि दोनों के मध्य समवर्ती सूची के किसी विषय पर विवाद की स्थिति में संघ सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा, कानून मान्य होगा। ये तो होगी 3 और इनका उल्लेख है आर्टिकल 246 में। अब इनके अलावा भी मैंने बताया था कि अवशिष्ट शक्तियां भी होती हैं, इसका उल्लेख देखिएगा अनुच्छेद है 248, आर्टिकल 248, इसके अंदर लिखा गया है अवशिष्ट शक्तियां। और अवशिष्ट शक्तियां भी मैंने बताया, अवशिष्ट शक्तियों से मतलब ये हुआ कि न तो संघ सूची, न राज्य सूची और न समवर्ती सूची, जिन विषयों का उल्लेख इन तीनों में नहीं है वो होते हैं अवशिष्ट। अब इन अवशिष्ट पर देखिएगा, इन पर
कानून केवल भारत की संसद बनाएगी। तो इस प्रकार से इनके बीच में शक्तियों का स्पष्ट रूप से बंटवारा किया गया है। भारतीय संविधान की अनुसूची है 7 और अपन पहले पढ़ चुके हैं कि ये वर्तमान में कुल अनुसूचियां हैं 12, पहले मूल संविधान में थी 8। तो ये जो 7वीं है उस 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आर्टिकल 246 इसके माध्यम से शक्तियों का स्पष्ट रूप से बंटवारा किया गया है। और संघ सूची के अंतर्गत पहले 57 विषय थे और वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची पर 66 थे जिसको घटा करके 61 कर दिया गया है। समवर्ती सूची 47 है जो 52 विषय है। और फिर देखिएगा संघ सूची पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सूची पर राज्य सरकार बनाएगी और समवर्ती सूची पर दोनों ही कानून तो बना सकती है, लेकिन यदि दोनों के बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो जाए ऐसी कंडीशन के अंदर है केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। इनके अलावा आर्टिकल 248 के अंदर अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान है और इन अवशिष्ट शक्तियों पर कानून केवल और केवल भारत की संसद बनाएगी। जो देखिएगा दूसरा जो आधारभूत तत्व है वो है एकल नागरिकता, यानी कि संघीय व्यवस्था के अंदर होता क्या है, आमतौर पर जो संघात्मक जहां पर व्यवस्था होती है वहां पर दोहरी नागरिकता होती है। पहली नागरिकता होती है संघ की और दूसरी होती है राज्य की। पहले नेशन में विशेषताओं के अंदर भी मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको अमेरिका का, और आपको कहा था कि ये जो अमेरिका में भी संघात्मक शासन व्यवस्था है और वहां पर क्या है दोहरी नागरिकता, एक तो संघ की होती है दूसरी राज्य की होती है। लेकिन भारत में संघात्मक व्यवस्था को अपनाए जाने के बावजूद भी एकल नागरिकता है, यानी कि भारत के सभी नागरिकों को केवल एक ही नागरिकता प्राप्त है। नागरिकता प्राप्त है और वो जो नागरिकता है वो है भारत की नागरिकता। अब कहने का मतलब ये हुआ कि अलग अलग स्टेट की, जैसे कि राजस्थान है, पंजाब है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक, केरल, इनके अलग अलग कोई भी यानी कि जो राज्यों की नागरिकता नहीं है, सभी नागरिकों के पास में चाहे वो किसी भी राज्य का निवासी हो उनके पास में केवल एक नागरिकता है, भारत की नागरिकता। ऐसा क्यों किया गया कि भारत की बहुलता को देखते हुए कि इसमें एकता और अखंडता बनाई रहते हैं, इसलिए इस एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। और ये जो एकल नागरिकता का प्रावधान है भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से अपनाया गया है। थैंक यू। और यहाँ तक जो पढ़ा है इससे आगे का जो भी अपने जो पॉइंट है वो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।